MCQ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरी फर्स्ट 3 डेज की वीडियो नहीं देखी है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का लेसन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स and metals and non-metals. So please do watch those videos before watching this one. So let's get into the video. First question है हमारा chemical reactions and equations chapter का। तो first question हमें कह रहा है कि lead nitrate solution in a beaker with Ki will result in, हमसे पूछा है कि अगर हमने lead nitrate को Ki के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉल्यूशन टर्न्ड रेड, सेकेंड वन इज येलो पीपीटी वाज फॉर्म। तो हम अपने ऑप्शंस को देखने से पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं कि हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो लेड नाइट्रेट हमें पता है PbNO3 होल 2 उसका फॉर्मूला होता है, एंड अगर हमने उसे ट्वाइस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास PbI2 प्लस ट्वाइस ऑफ KNO3 की फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गई है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो याद रखना है MCQ क्वेश्चन को करते वक्त कि अगर हमें किसी रिएक्शन के रिजल्ट के बारे में पूछा है तो हमें पहले उस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी ताकि हम आगे अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ पाए और देख सके कि हमारे कन्वीनियंटली कौन सा ऑप्शन वैलिड है। तो हमने पहले अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना ली लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की विद पोटेशियम आयोडाइड। तो ये इक्वेशन को देखकर आपको याद आएगा कि मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि जब ये इक्वेशन फॉर्म होती है या फिर जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं दोनों के बीच में, तो हमारे पास PbI2 की फॉर्मेशन होती है जो कि हमें येलो पीपीटी की फॉर्म में ऑब्जर्व होगी। तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है विच इज येलो पीपीटी वाज फॉर्म्ड, ये सही लग रहा है हमें। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें हमारा आंसर मिल जाए तो हम बाकी ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे। हमें सारे ऑप्शंस रीड करने हैं एंड देखना है कि बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे, हम उन्हें एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो पहला हमारा ऑप्शन है कि सोल्यूशन रेड कलर में चेंज हो गया, तो हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं देखी थी इस रिएक्शन में। सेकेंडली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है अभी के लिए हमें ये सही लग रहा है, तो हम इसे टिक करके रख लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड ऑप्शन जो है उसमें भी हमें पीपीटी की फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन वहां पर हमें वाइट कलर ऑप्शन में दे रखा है येलो की जगह। फोर्थ ऑप्शन में हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रखा है कि अगर हमने ये रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हमने देखा कि फोर्थ ऑप्शन तो वैलिड नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक या फिर हमारा बीकर जो है वो हॉट टर्न नहीं हुआ था। तो इसलिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंड जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स पढ़ाए थे इस रिएक्शन के, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो कन्वीनियंट है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया येलो पीपीटी विल फॉर्म। तो लेड नाइट्रेट अगर Ki के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास येलो पीपीटी फॉर्म होगी और उस पीपीटी का नेम होगा PbI2 विच इज लेड आयोडाइड। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे AgCl का कलर पूछ रहा है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम AgCl को सनलाइट में रख देंगे तो हमारे पास Ag प्लस Cl2 डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो इस कंपाउंड से लेकर इस एलिमेंट तक विच इज AgCl से जब हमारे पास Ag आएगा तो जो Ag आएगा उसका कलर होगा ग्रे, एंड जो हमने AgCl लिया है सनलाइट में रखने के लिए उसका कलर होगा वाइट। तो ये हमें याद रखना है, ये फैक्ट बेस्ड है कि AgCl का कलर क्या होगा। हमें अपने क्वेश्चन को रीड करने से पहले फर्स्ट ट्रिक जो हमें आनी चाहिए कि क्वेश्चन रीड करने से पहले हमें अपने ऑप्शंस देखने चाहिए ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो क्वेश्चन पूछा है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है एंड हमें किस पॉइंट को
अपने माइंड में याद करना है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमने अपने पहले क्वेश्चन देखा, अपने ऑप्शंस देखे एंड उसमें देखा कि हमें अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, तो हमें कलर के अकॉर्डिंग पता लग गया कि हमें किसी कंपाउंड के कलर के बारे में पूछा होगा। फिर हमने अपना क्वेश्चन रीड करा कि हमें AgCl के कलर के बारे में डिस्कस करना है। तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि AgCl का कलर होगा वाइट एंड जो हमारा Ag फॉर्म होगा डिसोसिएट होने के बाद सनलाइट में जब हम इस कंपाउंड को रखेंगे तो जो Ag फॉर्म होगा वो ग्रे कलर का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सेकेंड विच इज वाइट। थर्ड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने अपने ऑप्शंस देखे। फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोथर्मिक, सेकंड इज एक्सोथर्मिक, थर्ड इज डीकॉम्पोजिशन एंड फोर्थ रिडक्शन। तो हमें अपना ऑप्शन चूज करने से पहले पता होने चाहिए कि ये सारे रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट इसे प्रोवाइड करनी पड़ती है फ्रॉम एनवायरनमेंट रिएक्शन को करवाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, तो हमें पता है ये वो रिएक्शन है जो हीट हमें देता है इन दी फॉर्म कि वो या तो बीकर हमारा हॉट हो जाएगा या फिर हमारा जो कंटेनर है वो डिसोसिएशन दिखाएगा हीट की फॉर्म में। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था विच इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन कि अगर हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया है तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो हमारा क्या एग्जांपल था इसमें कि अगर हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया है वो डिसोसिएट होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो इसे हम पिक्टोरिकली ऐसे दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। फोर्थ वन इज रिडक्शन। रिडक्शन हमने देखा था कि जब हमारा O2 या फिर ऑक्सीजन एटम लूज होगा तो हम उसे कहेंगे कि हमारा जो एलिमेंट या प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हुआ है। तो हमें पता लग गया कि क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि हमारा जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है वो किस रिएक्शन को शो करती है। तो हमने देखा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के बारे में पूछा है एंड हमने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी। तो इसकी इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन होगी CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2 दैट इज ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होगा हमारा केमिकल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें अपनी हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके रखना चाहिए ताकि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा हो कुछ तो उसके हम कोई पॉइंट मिस ना कर दें। जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों बोलती हूँ मैं कि करनी चाहिए हमेशा, इसका मैं फोर्थ पार्ट में बताऊंगी क्वेश्चन में कि क्या हमारा रेलेवेंस होता है बैलेंसिंग का। तो हमसे पूछा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो हमने देखा कि जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन को बर्न कराया था तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिलीज हुआ था। तो हमने देखा कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है। अब हीट किस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है? एक्सोथर्मिक में। तो हम क्या अपना ऑप्शन करेंगे? सेकेंड ऑप्शन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस विल शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज when we heat methane in the presence of oxygen we get carbon dioxide water with large amount of heat। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पूछा है जो कि हमें एक एक्टिविटी की फॉर्म में दिया हुआ है एनसीईआरटी में एंड काफ़ी ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो वो एक्टिविटी को छोड़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड करने से पहले हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में देखकर हमें पता लग रहा है कि हमें किसी दो एलिमेंट्स या फिर गैसेस के बीच में रेशो बताना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन रीड करेंगे कि द मोल रेशो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ते ही आप सब लोगों के दिमाग में हमें एकदम से इसका पूरा प्रोसेस याद कर लेना है ताकि हमें पता लगे कि हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी। तो अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पूछा है तो हम अपनी इक्वेशन पहले ही लिख लेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास आएगा कि ट्वाइस ऑफ वाटर विल डिसोसिएट इनटू ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हमने देखा है कि हमसे मोल रेशो पूछा, दैट मीन्स ये हो गए, ये हमें नंबर बताता है, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है।
तो हमसे मोल रेशो पूछा है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का। तो रेशो में सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन के थ्रू देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स है एंड ऑक्सीजन का 1 मोल है। तो हमने देखा कि हमारा रेशो फॉर्म होगा 2:1, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें हमने देखा अगर हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या फिर किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को चैप्टर 1 के करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए, दैट टू बैलेंस्ड। तो हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया 2:1। तो कितने रेशो में हम अपने हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में? 2:1 के रेशो में। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। 5th क्वेश्चन आता है हमारा कि हमसे पूछा है, 5th क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग अपना देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को देखकर हमें पता लग रहा है कि हमारा जो हमसे जो है रिएक्शंस के बारे में पूछा है। तो रिएक्शंस अगर हमें दे रखे हैं ऑप्शन में तो हमें हर एक रिएक्शन पता होना चाहिए कि वो क्या रिएक्शन है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पता है कि क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैंने अपने लेक्चर में इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच का एग्जाम्पल दिया था। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो मैंने आपको थानोस का एग्जाम्पल देके समझाया था कि हम मल्टीपल रिएक्टेंट्स लेते हैं एंड उससे हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे हमारे पास अब आता है थर्ड ऑप्शन विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताया था जिस रिएक्शन में दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो। 4th में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है कि जब 2 एसिड्स एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अब हमें पता लग गया कि हर एक रिएक्शन क्या क्या होता है। तो अब हमसे पूछा है कि अब हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बताना है इस रिएक्शन में तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हमें इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। तो हमारी इक्वेशन है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स अस कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। तो अब हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस क्यों करता है कॉपर सल्फेट से, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है दैन कॉपर, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज अपने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था। तो हमने देखा कि यहाँ पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ऑप्शन है। इसको टिक करने से पहले हमें बताना है कि बाकी रिएक्शंस क्यों नहीं है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिएक्टेंट्स तो है बट सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। थर्ड रिएक्शन जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है एंड जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में फॉर्म हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन क्या एडिशन हुई है। तो हमने देखा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी शो कर रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमें सही लग रहे थे। लास्ट हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखा है हमें, वो हमारा है कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पर तो कोई ना एसिड है ना बेस है। बेस अगर है भी तो यहाँ पे जिंक मेटल दे रखा है। तो हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन होगा एंड वी हैव टू फाइंड विच मैचेस आर चॉइस। तो हमारा हो गया फर्स्ट एंड थर्ड विच इज सी ऑप्शन। तो हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी विच इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन जो कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड वी हैव टू नेम द रिएक्शन विद इट। तो हमने देखा कि हमसे पूछा है कि जिंक ग्रैन्युल्स को जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा एंड हम कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बोला था
कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें जहाँ पर रिएक्टेंट्स दिए हुए और बताना हो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा रिएक्शन का एंड हमें नेम करना हो रिएक्शन, तो हमें पहले उसके ऑप्शंस देखने होते हैं। तो हमने देखा पहले हम अपने नेम रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम 2 और मोर रिएक्टेंट्स लेते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। हमारे रिजल्ट देखना है क्या होगा रिएक्शन का, तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स ZnCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। तो हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो हमने देखा कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन देखने के बाद हमें याद आना चाहिए कि हमने जब हमारे जिंक ग्रैनुअल्स को HCl के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमने देखा था कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। दैट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो बीकर था वो वार्म हो गया था। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो कोल्ड तो नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, हमारे पास इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हुआ है। तो एक्सोथर्मिक के लिए हमारे पास या तो सेकेंड ऑप्शन हो सकता है या फिर हमारा थर्ड ऑप्शन हो सकता है। तो अब हमने देख लिया हमारे रिजल्ट का, तो हमें अब देखना है कि हमारा ये रिएक्शन होगा कौन सा। इस इक्वेशन को देखकर हमें पता लग रहा है कि जिंक ने HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा दिया एंड खुद जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर ली। तो हमें इससे तो ये पता लग गया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर देंगे हम, लेकिन हम बाकी थर्ड को भी देखेंगे कि हम थर्ड को क्यों एलिमिनेट करेंगे। तो हमने देखा थर्ड में हमें एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है, दैट इज एयर बबल्स की फॉर्मेशन, और सेकंड में नहीं दे रखा। तो अब एयर बबल्स की फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन में या नहीं, ये देखने के लिए हमें पता लगाना है कि क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई है। तो हमने इक्वेशन में देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं, वहाँ पर एयर बबल्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा हमारा थर्ड ऑप्शन सबसे कन्वीनियंट है, दैट इज द फ्लास्क बिकम्स वार्म। वो हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स, दैट इज हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक ने HCl से H को डिस्प्लेस करवा के खुद जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर ली। तो हमें सारे ऑप्शंस हमारे इवेल्युएट करने हैं अच्छी तरीके से, अदरवाइज अगर हमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो हमें MCQ क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखना है कि हमें सारे ऑप्शंस को क्लियरली रीड करना है एंड जो बाकी ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर रहे हैं उनका रीज़न हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, एंड जो ऑप्शन हमने चूज करा है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्यों है। तो ये सारे जब हम क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं तो हम अपने करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 6th क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन। नाउ 7th क्वेश्चन सेज कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो किस लॉ के अकॉर्डेंस में है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, तो ये 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमें लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, सेकंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ऑप्शंस करने से पहले टेक हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ क्या हमें बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कंबाइंड वॉल्यूम्स आती हैं एंड जो हमारे पास पहले की वॉल्यूम्स अलग अलग थी उनको ऐड करने पे हमारे दोनों साइड की वॉल्यूम्स इक्वल आनी चाहिए। सेकेंड कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे दोनों तरफ के मास दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड के मास इक्वल होने चाहिए, दैट इज कांस्टेंट होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसमें जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन है दैट इज रेशियो शुड बी सेम ऑफ बोथ द साइड्स, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो हमने अपने तीनों ऑप्शंस देख लिए। अब हमें बताना है कि केमिकल इक्वेशन किस लॉ के अकॉर्डेंस है। तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डेंस हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ, विच सेज कि कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे अगर हमने FeSO4 को हीट करा। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे FeSO4 को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा। तो हमने देखा अगर हमने FeSO4 को हीट करा तो हमारे पास Fe2O3 प्लस SO2
प्लस SO3 की फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा कि हमारे जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हमने देखा Fe इज ऑल्सो बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड वी शुड रिमेंबर दैट वी शुड ऑलवेज राइट फुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। सो हमने देखा इस रिएक्शन में कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे और हमसे यही पूछा है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जब हम FeSO4 को हीट करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, व्हिच सेज Fe2O3 SO3 एंड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हमें ये भी पूछ सकते हैं FeSO4 का कलर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि FeSO4 का कलर ग्रीन होता है एंड जब वो Fe2O3 में चेंज होगा तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो आपको ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देखे हैं वो सारे स्मॉल पॉइंट्स पर ही बेस्ड हैं। तो MCQ क्वेश्चन करने के लिए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उनके बारे में फुल नॉलेज होगी, तभी हम उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन कहता है कि हमारे डीकॉम्पोजिशन ऑफ AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड की एप्लीकेशन क्या है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एक ही करेक्ट आंसर होता है एंड वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रीजनिंग। तो हमने देखा कि एप्लीकेशन डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या होगी, थर्ड ऑप्शन विच इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी हमारा ये है जो ब्लैक एंड वाइट होती है वो हम AgCl की एप्लीकेशन यूज करके करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है एंड अमोनियम क्लोराइड है, अगर हम वो दोनों रिएक्शंस करेंगे तो वो कौन सा एग्जाम्पल शो करेगा। तो एग्जाम्पल शो करने के लिए हमसे फिर से पूछा है कि हमारा कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। तो पता लगाने के लिए वी शुड नो कि हमें कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो एंडोथर्मिक विच टेक्स हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट, एक्सोथर्मिक विच गिव्स हीट टू द एनवायरमेंट, थर्ड वन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नेम बता रहा है कि हम दो बारी डिस्प्लेस करेंगे, दैट मीन्स आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा विद इन दी रिएक्टेंट्स। एंड फोर्थ वन इज बोथ A एंड C। तो हमें देखने के लिए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो वी नीड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो BaOH2 प्लस NH4Cl क्या करवाएगा, ये BaCl प्लस NH4 तो ये हो जाएगा हमारे पास बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लिया। Ba जुड़ गया Cl के साथ एंड NH4 जुड़ गया OH2 के साथ। तो हमने देखा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो शो हो रहा है, लेकिन हम इसे टिक नहीं करेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि मैंने आपको बताया एक पॉइंट जो याद रखना है हमें MCQ क्वेश्चन को करते वक्त कि हमें सारे क्वेश्चंस को रीड करना है एंड हमें ये जानना है कि हम उन्हें एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है जो बोथ A एंड C कह रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना चाहिए। तो ये रिएक्शन जो है विच इज बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड के बीच में, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया है तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैप्टर 1 की वीडियो जरूर देख ले। तो हम लोग ने देखा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो दोनों रिएक्शन है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट पाउडर। तो हमने देखा PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट बताना है तो हमें उससे पहले हमारे पास केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमने देखा PbNO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस इवॉल्व होगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा एंड यहाँ पे 4 लिखा। तो ये हमारी पूरी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमसे पूछा है कि हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ गैस इवॉल्व होगी। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं पता, तो उससे पहले हमारा जो फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है MCQ क्वेश्चन को करते वक्त कि अगर हमें ये तो पता लगाना ही है कि हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हमें उनके बारे में फुल नॉलेज है या नहीं। तो हमने जब अपने ऑप्शंस देखे तो हमने देखा ये जो हमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है विच इज N2O4 एंड N2O5, these 2 आर ऑल्सो गैसेज, बट द थिंग इज कि हमने इसके बारे में NCERT में नहीं पढ़ा है।
तो हमने अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर तो सीबीएसई नहीं देगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि या तो NO3 गैस होगी या फिर NO2 गैस होगी, तो दोनों को पता लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन है, वी नीड दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एंड अगर हमने देखा कि इसमें हमारा प्रोडक्ट में NO2 फॉर्म हो रहा है जो कि ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा कौन सा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें इस ऑप्शन से ये पता लगा कि हमारे पास एक मेथड होता है एमसीक्यू को करने के लिए, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम वो ऑप्शंस हटा देते हैं जो कि बिल्कुल ही रेलिवेंस नहीं रखते हमारे क्वेश्चन के साथ। तो हमने थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेट इसलिए करा बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन आर एनसीईआरटी बुक्स एंड हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो दीज टू ऑप्शंस कैन नॉट बी आर आंसर। सो फर्स्ट एंड सेकेंड में से वी नीड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द आंसर। सो we will be making our balanced chemical equation and then finding out which gas is evolved, and we also need to know that in which form we will be observing the fumes. तो हमने देखा कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स आएंगी, दैट इज वाई वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द गैस एज NO2 विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द MCQ सेशन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। So do revise all these questions which I have done, and I'll be discussing more questions of the chapter 1 which is chemical reactions and equations after our 9-day series is over. So let's move on to our next chapter which is acid, bases and salts.